तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे और कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग। फुल एक्सेप्शन के साथ देखेंगे, मस्ती के साथ हम लोग स्टडी करेंगे। एक पीरियोडिक टेबल का बहुत ही बढ़िया पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर बात आती है एनर्जी की यानी ऊर्जा की। तो सिंपल सी बात है, हम लोग समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको फनी मूड में बताऊंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप कैसे ऑब्टेन करेगा, इसका एक्सेप्शनल केस कहां पढ़ेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग पूरा डिटेल तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग को अरेंज करते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यानी पीरियोडिक टेबल यानी पीटी। पीरियोडिक टेबल का एक सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कौन सा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मतलब एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को आज मैं आपको बताऊंगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो एक वैसा एनर्जी जो क्या करेगा कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे मानकर चलो कि ये एटम में ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन में क्या करने हैं कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हमको बाहरी से इतना एनर्जी प्रोवाइड करना है कि ये इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां से क्या हो जाए, तो बाहरी आ जाए ना। तो ये जो एनर्जी कहलाएगा, ये जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, इसी एनर्जी का नाम कौन एनर्जी हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी तो एकदम आसान तरीका से बोल सका है कि वह कम से कम ऊर्जा जो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहरी कर देवे, वो एनर्जी को कौन एनर्जी हम लोग बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो सिंपल सा कुछ कुछ टर्म याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आई मतलब आयोनाइजेशन, ई माने एनर्जी। तो इसमें सिंपल सा पॉइंट याद रखना चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट तो कि एटम्स को क्या होना चाहिए, तो आइसोलेटेड होना चाहिए। एटम को क्या होना चाहिए, तो आइसोलेटेड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि एटम को जब भी होना चाहिए तो गैसियस सेक्शन में होगा। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि उसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिसमें एटम में सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा। यानी याद रखना है कौन सा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट याद रखनी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सिंपल सा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो वह कम से कम ऊर्जा जो किसी अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहरी कर देता है, वह ऊर्जा को हम लोग आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा तरीका हम लोग समझेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी निकाल देता है, वही ऊर्जा को हम लोग कौन सा ऊर्जा बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा तरीका कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, दैट ऊर्जा इज नोन एज, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये मैं सबसे सिंपल सा पॉइंट में आपको बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको अगला पॉइंट पे लेकर चलता हूं, तो चलो ध्यान से समझना। यानी यहां से क्या होगा, तो मैं सेकेंड पॉइंट लेकर चलता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी का कि क्या होगा, तो ध्यान से देखा जाए। सेकेंड पॉइंट हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा कि सक्सेसिव नेचर का होगा। यानी सक्सेसिव कहने का मतलब कि जैसे मानकर चलो कि ए मैंने कोई गैस लिया, अब इसको मैंने क्या किया कि बाहरी से एनर्जी दिया। अब ये क्या हो गया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहरी निकल गए यानी 1+। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी निकला तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे अरेंज करूंगा और यहां पर मैं इसको लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब मान के चला सेकेंड पॉइंट में सक्सेसिव बोला, मैं सेकेंड पॉइंट लिखा कि ये A+,
ना। अब इससे भी मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन और बाहर ही निकाल दिया, तो पहले से एक प्लस था, अब 2 प्लस आ गए, ठीक ना। तो यहां से फिर से मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दिया, तो यहां पर क्या हो गए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो गए वो कौन सा हो गए, सेकेंड हो गए। अब तीसरा पॉइंट में चलो कि अगर जब मानकर चलो कि मैं यहां पर ले लिया A2 प्लस मैंने लिया, और ये A2 प्लस से मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो यहां पर ये 3 प्लस हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलूंगा, तो थर्ड बोलूंगा। तो सिंपल सी बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव नेचर का होगा, यानी सक्सेसिव नेचर कहने का मतलब कि किसी एक एटम से, एक आइसोलेटेड एटम से, एक गैसियस एटम से एक बार में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेंगे, तो दैट नेचर, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सक्सेसिव नेचर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सक्सेसिव नेचर का होगा, यानी देखा एक ए गैस, तो ई गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब ई एक पहले से पॉजिटिव, अब फिर एकरा में से एगो इलेक्ट्रॉन निकाला तो एकरा पे 2 पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव में से एगो इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 पॉजिटिव, एज सुन एज ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आगे इलेक्ट्रॉन को निकालते चलेंगे। तो ये जो कंडीशन कहलाता है ये सक्सेसिव नेचर का कहलाता है, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो बोलेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ना, और अगर जो और कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो बोलेगा कौन सा, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी डेल्टा, ठीक ना। और आई मतलब आयोनाइजेशन और एच मतलब क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जो सक्सेसिव में हम लोग चले, तो सक्सेसिव नेचर में अगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी लगे होगा वो कौन होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा, थर्ड। ओकर बाद कौन होतवा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा, सेकेंड। और ओकर बाद कौन होतवा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा, थर्ड। तो अब हम लोग इसका रीजन समझेंगे, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड उससे कम होगा, और सबसे कम कौन सा होगा, तो फर्स्ट वाले होंगे। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो चलिए आइए इसको स्क्रीनशॉट जिसको करना है कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो देखा जाए। अब यहां से आगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। मैं यहां से क्या लिखा, तो मैं यहां से आगे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट देखा जाए। जैसे मानकर चलो यहां पर मैं अब यहां पर एक पॉइंट स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है फैक्टर, यानी फैक्टर, फैक्टर यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो देखा सबसे पहला इसका जो फैक्टर होता है ना, वो होता है साइज ना, SIZE, साइज ना। तो याद रखिएगा कि साइज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ना। तो कैसे, तो मानकर चलो कि अगर जब मान के चला कि यहां पर सिंपल तरीका, एक तो ले ला न्यूक्लियस और बाद ये एक ऑर्बिट, एक तो यहां से ले ला, ठीक ना, न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट, और फिर तो ले ला यहां पर एक आओ, तो ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा ऑर्बिट। अब मान के चला कि यहां पर तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस टाइप से मैंने यहां पर क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। अब ये बोलेगा कि तीनों में मैंने सिंपल सा तरीका लिखा कि साइज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आयोनाइजेशन एनर्जी को। क्यों, क्योंकि अगर जो देखा तो एकरा में साइज छोटे झुका, तो यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन तनी ज्यादा ना, तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जब एकरा में देखा तो एकर तनी सान दूरी बढ़ गई
ना, तो एक थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर, और ई बेचारा में सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, तो सबसे कमजोर कौन, तो ये थर्ड वाला। तो अगर जो तुम मान के चला कि एकरा ए और एकरा बी और एकरा सी, तो एकदम तनी सान दिमाग लगा के देखा कि यहाँ से क्या होते, तो तनी सान दिमाग लगाइएगा, तो एकर तनी सान दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौची ज्यादा, एकर दूरी थोड़ा सा ज्यादा तो तनी सान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौची कम, और एकर दूरी बेचारा के बहुत ज्यादा तो एकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम। तो अब ये क्या होगा कि थोड़ा मोर अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये तनी सान कम अट्रैक्शन फील कर रहा है, और ये बेचारा एकदम ही कम अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो अगर जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, ठीक ना, तो इसमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, इससे थोड़ा सा कम किसमें लगेगा, इसमें कम लगेगा, और सबसे कम किसमें लगेगा, तो इसमें कम लगेगा। तो यानी अगर जब कोई बोले कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा के कर ए के, ओकर बाद के कर बी के, और सबसे कम के कर सी के। काहे, क्योंकि साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से क्या होगा कि यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली है कि इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कम एनर्जी में ही क्या कर जाएगा बेचारा, बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो पहला फैक्टर होता है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको स्क्रीनशॉट से करना है, कर लो, और बाद हमने आगे चलते हैं। तो चलो ध्यान से आगे देखते हैं। अब यहां से अगला फैक्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं साइज जब देख लिया, तो साइज देख लिया, तो उसके बाद में एक और देखता हूं जिसका नाम है ट्रेंड, जिसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज। तो अब देखा है, दूसरा मैंने फैक्टर यहां पर अरेंज कर दिया, दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है, कौन सा, तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक ना। तो न्यूक्लियर चार्ज कुछ है नहीं, बस ये क्या है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है, ठीक ना, यानी नंबर ऑफ किसको, तो प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होते हैं। तो अगर जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस के साथ वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब वो इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो सिंपल सा पॉइंट है। तो अगर जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। चलो आगे देखता हूं अगला पॉइंट। तो मैं देखता हूं ट्रेंड्स कि आखिर ट्रेंड्स इसका क्या होगा, कहां पर कैसे कैसे कहानी इसके आएंगे। तो अब देखा, तो मैं चला ट्रेंड्स में, ट्रेंड्स में, तो ध्यान से समझना, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स में हम लोग दो चीज चलते हैं, एक चलता हूं मैं कौन सा, तो एक में चलता हूं टॉप, और सेकंड में चलता हूं कौन सा, तो बॉटम ना, और एक हम लोग कौन सा चलते हैं, तो एक हम लोग चलते हैं लेफ्ट, और सेकंड में कौन सा, राइट। तो सिंपल सी बात कि अगर जब तू टॉप टू बॉटम चला तो टॉप से बॉटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, डिक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट इन केस ऑफ लेफ्ट टू राइट चलो, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा कि यानी यहां से क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से साइज जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और अगर जब साइज डिक्रीज कर गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मल ट्रेंड्स पे हम लोग चलेंगे कि टॉप टू बॉटम क्या होंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और अगर जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये नॉर्मल से ट्रेंड्स है। तो अब हमने आगे देखा, तो सिंपल सी बात, ये ट्रेंड्स का कहानी था, जिसको स्क्रीनशॉट अरेंज करने हैं ले लीजिए, ठीक। तो आगे चलिए, तो चलो ध्यान से समझा जाए, ये ट्रेंड्स की बात हुई। अब मैं आगे चलता हूं, अरेंज करो, तो मैं अरेंज करता हूं आगे आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहां पर आगे लेकर चलता हूं। ट्रेंड्स के बाद हम लोग को कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो
तो मैं यहां से एक्सेप्शन आपको अरेंज कर रहा हूं, ठीक ना। यानी हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, तो यहां से हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन। तो सबसे पहला मैं एक्सेप्शन लेता हूं इनर्ट गैसेस का, ठीक। तो पहला मैं अरेंज करता हूं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। चलो, तो याद रखना है इनर्ट गैस में क्या होगा कि इनर्ट गैस का अगर जो देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस का जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी मतलब कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दो टाइप हम लोग स्टडी करेंगे। एक जो होगा एस मतलब स्टेबल, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सी मतलब कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी यूएसई। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिखा, ठीक ना। और स्टेबल में कितना आ जाएंगे, तो स्टेबल में दो केस आ जाएंगे। एक तो लिख सका कौन सा, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल। और सेकंड कौन सा, तो सेकंड तो लिख सका कौन सा, तो हाफ फील्ड कौन सा ऑर्बिटल। तो ये केस ना। तो यहां से सिंपल सा तरीका याद रखना है, छोटा सा बस को एक पॉइंट, कि अगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा होगा और क्या होगा, तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखने की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो फुल फील्ड ऑर्बिटल का क्या होगा, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल का ज्यादा होगा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या होगा, कम होगा। इस पे मोस्ट एक्सेप्शनल क्वेश्चन हम लोग को अरेंज करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, तो कैसे बनते हैं। तो अब देखा जिसका स्क्रीनशॉट लेना है वो अरेंज कर लो मैं, और इसके बेसिस पर मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलो ध्यान से समझ। तो आओ, तो मैं बोला कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो स्टेबल होगा। मानकर चलो मैं चला इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस पे मैंने चला कौन सा, तो मैं चला हीलियम, मैं चला नियॉन, मैं चला आर्गन, मैं चला क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद कौन सा, रेडॉन। अब ये हीलियम, तो हीलियम का तो केस होता है 1:2, इसका साइज छोटा है तो साइज छोटा है, और फिर और पास में इसके पास क्या है, तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सबके पास क्या है, तो सबके साथ में पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। तो ये हम लोग देखें तो इनर्ट गैसेस का पहला केस था। दूसरा मैं केस अरेंज करता हूं, तो दूसरा केस में मैं अरेंज करता हूं, तो ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो ध्यान से समझना। मैं दूसरा केस में अरेंज करता हूं। अब मैं दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट, 13th ग्रुप एलिमेंट यानी कौन सा आ जाएगा, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ना। बीमने बाल, BAL बाल, गंगाधर, इंडियन और का चीज तिलक, या बैगन, आलू, गाजर, इन थैला ना, का चीज बैगन नहीं बैगन ना, उसके बाद आलू, गाजर, ठीक ना, गाजरा नहीं गाजर, ठीक ना, इन मने में और थैला मने जोड़ा, तो वो चीज नहीं, यानी क्या चीज, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो सिंपल सा देखा तो अगर जो ऊपर से नीचे चल रहा तो वो ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी के कर बोरोन के, ओकर बाद के कर एल्युमिनियम के, ओकर बाद के कर गैलियम के, ओकर बाद के कर इंडियम के, और सबसे कम बेचारा के कर थैलियम को होने के काम था। लेकिन नो नो नो, ये एकदम 210% क्या है, गलत है, ये एक्सेप्शनल केस है। तो ठीक, तो हम लोग एक बहुत सिंपल सा तरीका याद रखेंगे इसके लिए, तो ध्यान से समझना। मैं जब इसका अरेंजमेंट करूंगा तो आपको एक थोड़ा सा क्या करने हैं कि ग्राफ को अरेंज करने हैं, ठीक ना, यानी सिंपल सा एक ग्राफ अरेंज करना हम लोग को इस तरीके से। कुछ इधर क्या करना है कि एटॉमिक नंबर Z को इंक्रीज करना है, और इधर क्या करने हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना है, और ग्राफ कुछ यूं ही होगा, यानी ये स्टाइल मार के थोड़ा सा W लिख देने हैं ना, यानी ये इस टाइप से,
उसके बाद ये इस टाइप से, और उसके बाद ये इस टाइप से। और यहां पर याद रखना है, पहला में कौन सा, बोरोन, उसके बाद कौन सा, एल्युमिनियम, उसके बाद कौन सा, गैलियम, उसके बाद कौन सा, इंडियम, और सबसे कम में कौन सा, तो ऊपर में थैलियम। यानी ग्राफ का अरेंजमेंट कुछ यूं आएगा कि सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरोन का, उसके बाद किसका होगा, थैलियम का, उसके बाद किसका होगा, गैलियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, और सबसे कम किसका, इंडियम का। आपको क्या करना है कि इसको मान लेने हैं एक, इसको मान लेने कौन सा, दो, इसको मान लेने कौन सा, तीन, इसको मान लेने कौन सा, चार, और इसको मान लेने कौन सा, पांच। ना, मैं आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ, ठीक ना, एकदम सीरियस मूड में। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं क्या करता था, पढ़ाई करता था, उस टाइम मैं किसी को बहुत चाहता था ना, तो उसका हमें कुछ दिन के बाद एक नंबर मिला, लेकिन बेचारी वो मात्र 5 नंबर हमें दी। वो कौन कौन से नंबर थे, तो वो मेरे पास नंबर थे कौन सा, तो मेरे पास नंबर थे 15 ना, यानी 15। उसके बाद क्या थे, तो उसके बाद 32 ना, 1532। उसके बाद कौन सा था, तो 1532, और उसके बाद कौन सा, तो 4 था। यानी 2 2 4 1 5, ठीक ना। तो आज तक मैं तलाश में हूँ कि 5 नंबर से तो कॉल नहीं लगता है, ठीक ना, कोई 5 हमें हेल्प करके बताएगा कि 1 यानी 15 32 4, तो ये 15 32 4 कोई कहानी का अरेंजमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्या होगा कि अगर जब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो 13th ग्रुप एलिमेंट में आएंगे वो इस ग्राफ से, यानी आएगा सबसे ज़्यादा किसका, तो बोरोन का, उसके बाद किसका आएगा, तो थैलियम का, उसके बाद किसका आएगा, तो उसके बाद आएगा गैलियम का, उसके बाद किसका आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा एल्युमिनियम का, और सबसे कम किसका आएगा, तो सबसे कम किसका आएगा, इंडियम का। तो वो कोई चाहने होने वाले का नंबर नहीं है, ठीक ना, खुश हो गया होगा सबको ही, खुश होने की जरूरत नहीं है। यानी ये नंबरिंग कहने का मतलब कि पहला पर बोरोन, उसके बाद जो 5वां नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद तीसरा नंबर पर जो आएगा वो गैलियम आ जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पर जो आएगा वो एल्युमिनियम आ जाएगा, और जो चौथा नंबर पर आएगा बेचारा कौन सा आएगा, तो ये इंडियम आ जाएगा ना। तो पहला, उसके बाद 5वां, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद कौन सा, चौथा। तो ये मैंने नंबर लिखा हूं, ना कि किसी का कोई चाहने होने वाले का नंबर नहीं है। ये कौन सा है, तो हम लोग एक W का अरेंजमेंट करेंगे और एक नंबर याद रखेंगे कितना, तो 15 32 और 4। तो 1 कहने का मतलब बोरोन, ठीक ना, 5 कहने का मतलब थैलियम, 3 कहने का मतलब गैलियम, ठीक ना, 2 कहने का मतलब एल्युमिनियम, और 4 कहने का मतलब कौन सा, इंडियम। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो एक्सेप्शनल केस हम लोग को अरेंज करते हैं ना। तो बहुत आसान केस है। अब अगला देखा जाए एक्सेप्शन केसेस का, तो बहुत आसान तरीका है, स्क्रीनशॉट जिसको अरेंज करना है, नंबर उतारना उतार लो, ठीक ना। 5 मैंने नंबर लिख दिया, 5 ट्राई करके देखना, लग जाए तो हमें भी बताना, ठीक। तो चलिए आओ देखो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये 13th ग्रुप का एक्सेप्शन था। अब मैं पीरियड में एक्सेप्शन चलता हूँ, थोड़ा पीरियड में कुछ कुछ एक्सेप्शन होते, तो चलो आ जाओ देख लेते। तो ये मैं पीरियड में एक्सेप्शन बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखना है। ये पीरियड का एक्सेप्शन मैं लेकर चल रहा हूं, तो मैं लेकर चला सेकेंड ना, सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड में जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद आ जाएगा बोरोन, ठीक ना, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन तो आ जाएगा इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का ऐसे भी क्या होता है, तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी को कंटेन करते हैं, क्योंकि उसके पास फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर जो सिंपल सा ट्रेंड से देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते थे कि सबसे छोटे जुका का चीज फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा कर आयोनाइजेशन एनर्जी। ओकरा बाद ओकरा से तनिसन बड़े जुका का चीज ऑक्सीजन, तो ओकरा से तनिसन ज्यादा। यानी नॉर्मल ट्रेंड जब अरेंज करते तो सिंपल सा नॉर्मल ट्रेंड में हम लोग लिखते कौन सा, तो नॉर्मल ट्रेंड में लिखते कि सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद बोरोन का, उसके बाद बेरिलियम का, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम का।
लेकिन अगर जब तू ई बनावे था ना तो कितना परसेंट गलत, तो 100% ना कितना परसेंट, 210% का चीज गलती हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शनल केस देखेंगे। तो ये भी होता है किसके कारण, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो सिंपल सा तरीका अब अरेंज करते हैं। आपको अगर जब फाइंड आउट करना है इसमें, तो क्या करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्या करो कि एक को छोड़कर और क्रॉस लगाओ, यानी लिथियम को छोड़ो, बेरिलियम और बोरोन के बीच में क्रॉस लगाओ, कार्बन को छोड़ो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रॉस लगाओ, बस हो गया, आ गए हम लोग को आंसर। यानी सबसे ज्यादा किसका आएगा, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगा वो सबसे ज्यादा किसका आएगा, फ्लोरीन का। उसके बाद होने के काम था ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के जगह पे कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन क्रॉस लगाया है, और नाइट्रोजन के जगह पे कौन सा आ जाएगा, तो ऑक्सीजन। कार्बन बेचारा जस का तस रह जाएगा। होने के काम था बोरोन, ठीक ना, लेकिन होगा कौन सा, तो बेरिलियम होगा, ठीक ना, और बेरिलियम के जगह पे कौन सा हो जाएगा, ठीक ना, तो बोरोन हो जाएगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तो लिथियम होगा। तो ये क्या हो गया, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉलो हुआ। तो ऐसा क्यों, तो नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, और ये कौन सा है, 2p4 है, तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अनस्टेबल क्या है, तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि 2p3 ये हाफ फील्ड है, कौन सा है, तो स्टेबल है। बोरोन के केस में देखा जाए तो वही है, तो बेरिलियम के कितना आ जाएगा, तो 2s2, ये कौन सा है, अस्टेबल है, जबकि इसमें क्या होगा, तो ये अस्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 2p1 आता है, तो ये अनस्टेबल है, जिसके कारण क्या हो गया कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और बोरोन का क्या हो गए, कम। तो ये ऑर्डर क्या होगा, तो सेकेंड पीरियड में फॉलो करेंगे, एज वेल एज इसी तरीका से क्या होगा, तो आप थर्ड पीरियड में भी क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो चलो ध्यान से, जिसको स्क्रीनशॉट अरेंज करना है स्क्रीनशॉट अरेंज करो, मैं आगे बताता हूं। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक, तो चलो आगे चलता हूं मैं। तो सेकंड की जगह पे मैं अब थर्ड पीरियड का अरेंजमेंट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। थर्ड पीरियड में क्या आ जाएंगे, तो मैंने यहां से लिखा थर्ड पीरियड, मैं लिखा थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो सोडियम, उसके बाद कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा, एल्युमिनियम, उसके बाद कौन सा, सिलिकॉन, उसके बाद कौन सा, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद कौन सा, क्लोरीन। आर्गन तो आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आर्गन आ जाएंगे स्टेबल में। अब वही कहानी रटा सटा, एक छोड़ो क्रॉस लगाओ, इसको भी एक छोड़ो और क्रॉस लगाओ। अब सबसे अगर जस्ट हम लोग लिखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो जाएगा। उसके बाद होने के काम था सल्फर का, लेकिन फास्फोरस के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फास्फोरस का ज्यादा होगा और सल्फर का क्या हो जाएगा, कम। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद होने के काम था एल्युमिनियम का, लेकिन होगा किसका, मैग्नीशियम का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैग्नीशियम के जगह पर कौन सा, एल्युमिनियम, और सबसे कम किसका होगा, तो सोडियम का होगा। तो ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का ना। तो ये मैंने सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का अरेंजमेंट किया। अब यहां से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कॉमन क्वेश्चन को मैं देखता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट अरेंज करना है स्क्रीनशॉट अरेंज करो। तो चलो आगे चलते हैं। चल देखा है, तो सबको विद्वान है, तो मैं सब क्लास में पढ़ाया हूं, ठीक ना, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, जो मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक ना, जो मेरे क्लास में आते हैं, उनको मैं एक एक एक्सेप्शन बताया हूँ, क्वेश्चन भी कराया हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक ना, कहीं पर नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं ये अरेंज कर रहा हूँ, ठीक ना, वो ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन को, और जो नहीं आएगा उसको मैं फिर क्लास में अरेंज करूंगा। तो चलो ध्यान से आगे समझना। एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग को क्या करना है, कि फाइंड आउट करना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नाइट्रोजन कितना होगा 7, ऑक्सीजन कितना होगा 8। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2, 2s2 और 2p कितना 3 अस्टेबल, यानी हाफ फील्ड। यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p में यहां पर कितना मिल गए, तो 3 मिल गए, यानी 2p3 है, यानी यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये हाफ फील्ड हो गए। जबकि अगर जो ऑक्सीजन के केस में देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 1s2, 2s2 और 2p कौन सा 4, यानी p, यानी 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, px, py और pz। और यहां पर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक कौन सा 4।
तो ये 2p3 है, यानी ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, और स्टेबल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जबकि ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है, यानी ये कौन सा है, तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो यहां पर अगर जब कोई बोलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगा वो इसका होगा, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा। लेकिन बाय द वे अगर जब बोल दे कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का बात किया जाए, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा नाइट्रोजन से, तो अब ये हो गया कितना, तो 2p3 के जगह पे 2p2, और ये यहां से निकला होगा तो 2p4 के, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 2p4 के जगह पे 2p कितना हो गया होगा, 3। तो जब ये ऐसे हो गया तो सेकेंड केस में देखा जाए तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये बेचारा क्या होगा, अनस्टेबल, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का क्या होंगे, कम होंगे। तो आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में याद रखना है कि अगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोला है तो नाइट्रोजन का ज्यादा और ऑक्सीजन का कम, और अगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोला है तो ऑक्सीजन का ज्यादा और नाइट्रोजन का कम, ये ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अरेंज किए जाते हैं। चलो, तो ये एक्सेप्शनल केस थे, और हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन देखता हूं, तो चलो ध्यान से समझना। मैं यहां से और एक्सेप्शन बताता हूं थोड़ा सा। अगर जब मानकर चलो मैंने लिया, यहां पर एक्सेप्शन एक आता है किसमें, तो सबसे ज्यादा होगा किसका, तो 5d का, 5d के बाद किसका आ जाएगा, 3d का, और सबसे कम किसका आएगा, तो 4d का आएगा। तो क्यों काम आएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक ना, या क्लास में बताया भी होगा कि 5d के पास क्या होता है, तो पुअर स्क्रीनिंग होता है, p मतलब पुअर, s मतलब स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग होगा। और पुअर स्क्रीनिंग किसके कारण होगा, तो 4f14 के कारण ये पुअर स्क्रीनिंग अरेंज करेगा, और पुअर स्क्रीनिंग अरेंज करने के कारण इसका साइज जो होगा वो साइज डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही साइज अगर जब डिक्रीज कर गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएंगे, तो इंक्रीज कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी केस याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 5d में होता है, उसके बाद 3d में होता है, और सबसे कम किस में होंगे, 4d में आएंगे। तो ये क्यों, तो पुअर स्क्रीनिंग के कारण, और ये पुअर स्क्रीनिंग किसके कारण होता है, तो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, जो मैं आपको आगे बताया भी होगा, या मैं अभी और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ध्यान से समझना। उसके बाद अगर जो और आगे चलो थोड़ा सा और, तो जैसे ही थोड़ा सा और आगे तुम अरेंज करेगा तो थोड़ा सा आ जाएगा पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी एस का होगा, उसके बाद किसका होगा, पी का होगा, उसके बाद डी का होगा, उसके बाद एफ का होगा। क्यों, क्योंकि एस जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब है, जबकि थोड़ा सा दूर कौन सा है, पी, उससे थोड़ा दूर कौन है, डी, उससे थोड़ा दूर कौन सा है, एफ। तो अगर जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते जाएगा, डाउन करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होंगे, घटते जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से क्या थे, तो आपको एक्सेप्शनल केस हुए किसका, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इनर्ट गैसेस का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। साइज के क्या हो जाएगा, तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद एक मैं आपको नंबर बताया किसके, तो नंबर मैंने बताया, ठीक ना, 5 नंबर मैंने बताया, और 5 ट्राई करके बताना लग जाए हमें। तो उसके बाद वो किस में आ गया, तो 13th में आ गए, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में ना। उसके बाद में आपको बताया कौन सा, तो ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन 5d का ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम 3d का, और सबसे कम किसका होगा, 4d का। पेनिट्रेशन इफेक्ट में, पेनिट्रेशन पावर में आ जाओ तो सबसे ज्यादा s का होगा, उसके बाद p का होगा, उसके बाद d का होगा, उसके बाद किसका होगा, f का होगा। ठीक, तो थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर जो अरेंज करना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक ना, या आप इसको किलोजूल पर मोल में भी क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो सिंपल सा तरीका कि वह कम से कम ऊर्जा जो क्या करे कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहरी कर देगा, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कल आज के लिए मैं इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे कि
कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज कहाँ है, वो मेटेलिक कैरेक्टर को कैसे डिसाइड करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कैसे डिसाइड करेगा, और बहुत सारे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग एडवांस लेवल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।